Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में रहते हुए इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो सिंपल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट एक्स एन है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें ई पावर माइनस आई टू पाई के एन डिवाइड बाई एन के साथ, और समेशन फ्रॉम ज़ीरो टू एन माइनस वन अगर हम लें, तो इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो कंपोनेंट वाइज एक्स के में स्टोर होगा। और ये जो एक्स के है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे एक्स ऑफ एन के डी एफ टी को, राइट। अगर इसी तरह अगर आप डी एफ टी है आपके पास, मतलब एक्स ऑफ के आपके पास अवेलेबल है और आप वापस एक्स ऑफ एन में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। इन्वर्स फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस बस यही है कि जो बेसिस फंक्शन है डी एफ टी का वो था ई पावर माइनस आई टू पाई के एन डिवाइड बाई एन, जबकि इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिस फंक्शन वही है, लेकिन जो पावर में जो आप ई पावर में जो आपको माइनस नज़र आ रहा है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। तो बाकी सब कुछ वैसे ही है। आप इसे देख सकते हैं कि एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर आई टू पाई के एन बाय एन से, और समेशन बिल्कुल वैसे ही ज़ीरो से लेके एन माइनस वन तक, और जो बाहर एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो है वन बाय एन। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह इसको हम सिमुलेट करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक सिग्नल लेते हैं, तो उसका हम पहले तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और उसमें ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया गया। मैं यहाँ पर उसे इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा डी एफ टी को। मैं यहाँ पे फोकस करूँगा इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका एक लिंक दे देता हूँ, राइट। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक सिग्नल बनाता हूँ और उसका मैं डी एफ टी फाइंड करता हूँ। डी एफ टी फाइंड करने के बाद उसका फिर इन्वर्स डी एफ टी फाइंड करता हूँ, राइट। तो ऐसा करते हैं कि मैं एक एफ एस लेता हूँ अपनी 100। मैंने 100 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। टाइम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मैं सिग्नल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो 1 बाय एफ एस हो गया, बल्कि यहाँ पे मैं इसको टी एस कह देता हूँ। और व्हाट इज़ टी एस ये भी ऊपर बता देते हैं, 1 माइनस टी एस, और टी एस क्या है जी, टी एस है 1 बाय एफ एस, राइट। तो एफ एस मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ले लिया है 100, और टी एस यानी कि सैम्पलिंग टाइम वो है 1 बाय एफ एस, और टी मैंने डिफाइन कर लिया 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 लेके 1 तक मेरा टी एस है। तो एक सिग्नल मैं बनाना चाहता हूँ कॉस। सिग्नल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक्स के अंदर स्टोर करता हूँ कॉस को, कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय टी। और यहाँ पे मैं F1 को, बल्कि यहाँ पे F1 ही कर देता हूँ इसे। F1 को मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, और 3, और साथ एम्पलीट्यूड को भी चलें इस तरह कर देते हैं कि एम्पलीट्यूड को हम 10 रख लेते हैं, राइट। तो एम्पलीट्यूड जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है A, जो कि है 10, और F1 यहाँ पे मैं F1 कर देता हूँ, और F1 जो है हमारे पास वो 3 है। मतलब ये कोसाइन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 होगी, और उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 100 होगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 होगा। मतलब ये -10 to 10 के अक्रॉस ये ऑसिलेट करेगा ये कोसाइन। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि इसी कोसाइन को ही प्लॉट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ, और सब प्लॉट में मैं सबसे पहले जो इसका टाइम डोमेन वर्जन है वो प्लॉट करता हूँ। तो सब प्लॉट मैं यहाँ पे 3 वर्जन्स प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो 3 1 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ प्लॉट एक्स हो गया, और यहाँ पे इसकी लाइन विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। लाइन विड्थ हो गई इसकी, चलो 2 कर देते हैं। लाइन विड्थ 2 हो गई, और ये टी के क्रॉस प्लॉट होगा, तो ये टी और एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो इसका एक्स लेबल और वाई लेबल भी लगा लेते हैं। एक्स लेबल लगाने के लिए मुझे एक्स लेबल पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे टाइम, एक्स लेबल पे हम लिखते हैं टाइम। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स भी क्लोज कर लेता हूँ। एक्स पे टाइम आ जाएगा, और टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स है, तो सेकंड्स आ गया। और इसके बाद ऐसा करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 20,
20 और इसी तरह फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं इसका। फॉन्ट वेट क्या होता है कि इसको बोल्ड करना है वगैरह वगैरह जो भी है, तो फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं, ये भी हो गया। और इसके अलावा दैट्स इट। और साथ एक्स लेबल तो बन गया हमारा, और इसका वाई लेबल भी बना लेते हैं। मैंने ये कॉपी करके नीचे कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्पलीट्यूड, वाई लेबल में आ गया एम्पलीट्यूड, और इसका भी फॉन्ट से साइज़ वगैरह सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। तो अब टाइटल की बारी है। यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। टाइटल में भी ऐसे करते हैं कि यही इसी तरह की कमांड ही होती है टाइटल की। तो टाइटल में क्या आएगा, टाइटल में आएगा इनपुट सीक्वेंस, जो कि मैं एक्स को इनपुट सीक्वेंस कह रहा हूँ। इनपुट सीक्वेंस है या इनपुट सिग्नल या जो भी आप कहें, इनपुट सीक्वेंस, और इसका साइज़ भी 20 हो गया, राइट। तो इसको एक दफ़ा प्लॉट करके देखते हैं कि अभी कोई एरर वगैरह तो नहीं है यहाँ तक। तो इसमें एक एरर है, मैंने यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, इसको मैं जी कर देता हूँ। ये फिगर था, ये गलती हो गई थी मुझसे। तो ये देखें कि इनपुट सिग्नल जो है ना वो बन के आ गया 311 पोजीशन पर। इनपुट सीक्वेंस भी हो गया। यहाँ पे मैं एन कर देता हूँ इनपुट सीक्वेंस। अब उसके बाद एक और प्लॉट करते हैं, और जो कि होगा डीएफटी का प्लॉट। तो डीएफटी के प्लॉट करने के लिए जो है ना हमें क्या क्या चीज़ चाहिए कि कितने पॉइंट्स के आप डीएफटी लेते हैं। तो वो तो हम लेंथ ऑफ एक्स जो होगा उतने ही पॉइंट की वैसे डीएफटी लेते होते हैं। लेंथ ऑफ एक्स पॉइंट की हम डीएफटी लेते हैं। तो एक मैं एस सिग्नल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं डीएफटी की वैल्यूज़ स्टोर करूँगा। ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ सारा कुछ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर लेता हूँ फॉर, क्योंकि ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो वेरिएबल्स हैं, रनिंग वेरिएबल्स हैं, वो दो हैं, एक n है और एक k है। तो जो रिज़ल्ट है वो डीएफटी का वो एक्चुअली k के अंदर जा रहा है, राइट। लेकिन वो n टाइम्स सीक्वेंस चलता है, उसके बाद k में रिजल्ट आता है। तो आउटर लूप जो है वो k का बनेगा और इनर लूप n का बनेगा। तो यहाँ पे 1 से लेके n तक आ गया। इसी तरह फॉर लूप एक और बना रहा हूँ मैं जो कि n पे चलेगा और 1 से लेके वो भी n तक ही जाएगा। तो यहाँ पे एक एस ऑफ के इक्वल टू एस ऑफ के प्लस ये क्योंकि समेशन है, ये बार बार सम भी होगा, तो ये प्रीवियस एस ऑफ के अंदर एडिशन होगी एक्चुअली इसकी, राइट। तो वैसे वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है जो लूप है। मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ, 1 से इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि मैटलैब का इशू है छोटा सा कि वो 0 इंडेक्स नहीं सपोर्ट करता ना। तो उसमें जब भी गिना जाता है तो वो फर्स्ट इंडेक्स 1 से शुरू किया जाता है इंडेक्स को। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा, ताकि यहाँ पे मुझे k, अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे k+1 लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो x ऑफ n जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा exp माइनस i मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय जो स्मॉल n है आपका, और फिर डिवाइडेड बाय कैपिटल n, राइट। तो अब ये ख्याल रखना है इसके अंदर कि क्योंकि हमने k को 1 से स्टार्ट किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे n में से एक आपको माइनस करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा ना वो 0 आए, राइट। क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर है। वो तो चलो जहाँ जहाँ पे इंडेक्स है वहाँ पे तो चलो 1 जाएगा ना, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे e की पावर बन रही है वहाँ पर जो है ना आपको इंडेक्सिंग मतलब वो वाला इशू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका 0 ही जाएगा। तो k-1 वो इंडेक्सिंग के इशू थे, ये इंडेक्स का इशू नहीं है, ये ई पावर है, तो पावर में तो 0 जा सकता है, राइट। तो ये वार्निंग है इसकी, अगर आप यहाँ पे 1 डाल देंगे तो ये वार्निंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल वही चीज़ है ये, सिंपल सी। इसको एंड कर देते हैं और एक और एंड हो गया। तो एस के अंदर जो है ना आपका डी स्टोर हो चुका है। अब इस डी को अगर आपने विजुलाइज़ करना तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है ये। तो मैं यहाँ पे एक एस के नाम से एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, और आप इस डी को, क्योंकि आपको पता है कि डी जो है वो 2 पाई का पीरियडिक होता है, और हर 2 पाई में आपको जो fs/2 या फिर पाई का एक रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है। तो उसके लिए फिर हम इसको विजुलाइज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड
प्लॉट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बना के आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह होगा। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जो DFT है उसका एक्स एक्सिस बना लेते हैं, राइट। तो एक्स एक्सिस बनाने के लिए मैं यहाँ पे F लिख रहा हूँ, LINSPACE, लाइन स्पेस का फंक्शन यूज़ किया जो कि स्टार्ट होगा 0 से लेके FS तक, और इसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे, एंड पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे कितने DFT के पॉइंट्स हैं वो एंड पॉइंट्स हैं। तो 0 से लेके FS के दरमियान, 0 से लेके FS के दरमियान ये n इक्वी डिस्टेंस पॉइंट स्टोर कर देगा F में, राइट। अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। उसी की कंटिन्यूशन में 311 हो चुका था, 312 की बारी है अब। तो मैं यहाँ पे जाके स्टेम कर देता हूँ, ठीक है। स्टेम ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको पीक्स वगैरह का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, वरना आप यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मैं F को अगेंस्ट S कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि S क्या है, S इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि वो e⁻⁻i 2πkn डिवाइड बाय n से मल्टीप्लाई हुआ है। ये i आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की निशानी। तो हम इसका या तो हम मैग्नीट्यूड प्लॉट, रियल प्लॉट, इमेजनरी प्लॉट वगैरह इस तरह देख सकते हैं। तो मैं इस वक्त मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखना चाह रहा हूँ, तो एब्सोल्यूट ऑफ S करने जा रहा हूँ, राइट। तो ये एब्सोल्यूट ऑफ S करेंगे तो ये आपको स्टेम में वो दिखा देगा, राइट। तो इसका एक्स लेबल और वाई लेबल भी लगा लेते हैं। मैं यहीं से कॉपी करता हूँ एक्स लेबल, वाई लेबल, और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके एक्सेस पे जो टाइम नहीं आएगा बल्कि आएगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स रखी हुई है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड और ये इनपुट सीक्वेंस का मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ इनपुट सीक्वेंस, ठीक, जो आफ्टर DFT आ गया, ठीक। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और इनपुट सीक्वेंस जो कि आपने DFT के बाद कैलकुलेट किया। तो ऐसा करते हैं, इसको एक दफ़ा रन देते हैं, देखते हैं 312 के अंदर कुछ आया भी है या नहीं आया। तो ये देखें आपके पास 312 के अंदर आ गया। और हमारा, आप याद रखिए कि जो इनपुट सीक्वेंस था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसकी थी फ्रीक्वेंसी 3। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो देखें तो ये भी एक्स पे देखें, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो वो 3 ही आ रही है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि आपका जो आपने जो फार्मूला बनाया है वो ठीक है। लेकिन अब ये देखें कि 0, क्योंकि हमने टोटल जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100 रखी थी। तो 100 में 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक आपको जो सैम्पल्स नजर आएंगे उसी का ही रेप्लिका जो है ना, रेप्लिका कहीं या मिरर इमेज कहीं, तो वो 50 से लेके 100 में भी आएगा, राइट। जो चीज़ आपको 3 में नज़र आई है वो यहाँ से 3 माइनस करें तो 97 वगैरह पे भी नज़र आएगी आपको, ठीक है, 98, 97 में नज़र आएगी। तो ये इस चीज़ को देख कर फिर हम ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये हाफ भी अगर आप देख लें, मतलब 0 से लेके FS/2 तक जो आपका सीक्वेंस है, सॉरी, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो वैलिड ही होती हैं, क्योंकि आगे जो है ना उसका मिरर इमेज नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हम इसका हाफ स्पेक्ट्रम ही देख लेते हैं। हाफ स्पेक्ट्रम देखने के लिए बड़ा सिंपल है कि मैं यहाँ पे FS/2 कर लेता हूँ ताकि मुझे 0 से लेके 50 तक दिखाए। और जाहिर बात है कि मुझे अब n नहीं बल्कि n/2 सैम्पल्स दरमियान में प्लेस करने पड़ेंगे, राइट। तो एक तो चीज़ ये चीज़ होगी। तो दूसरा ये कि अब हम जो हमारा जो S है उसको भी ज़रा थोड़ा सा हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि S तो पूरा स्पेक्ट्रम है। तो S में से हम ऐसा करते हैं कि इसको बल्कि ट्रिपल S बना देते हैं, और S में से मैं सिर्फ और सिर्फ जो पहले जो फर्स्ट n/2 पॉइंट्स हैं वो उठा लेता हूँ, क्योंकि S के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं, n/2 पॉइंट्स, तो वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये आ गया। आप देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट किस तरह नज़र आएगा, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये देखें, अब ये 0 से लेके 50 तक इसका जो आपको नज़र आ रहा है, 0 से लेके 50 तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। टोटल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, 100। FS/2 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तक जो है ना आप अपने सिग्नल को सही तरह देख सकते हैं। उसके बाद उसका मिरर इमेज स्टार्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये 3 पर जो है ना, जो आप चाहते थे वहीं पर ही आपका पीक आई है। तो हम अगर गौर करें तो इसका एम्पलीट्यूड जो था वो था 10 और F1 था जी 3। तो F1 3 तो मैं नज़र आ गई, लेकिन एम्पलीट्यूड 10 नज़र नहीं आया। तो अगर आप एम्पलीट्यूड 10 भी अगर देखना चाहते हैं तो अपने जो S जो आपने क्रिएट किया है उस S को आप 2/n से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये काम भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि S को 2 डिवाइडेड बाय n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
एस को 2 डिवाइड बाय एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जब आप देखेंगे तो आपको जो वहाँ पे पीक नज़र आ रही है वो 10 पे ही नज़र आएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका 10 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, राइट। तो चलें, ये तो क्लियर हो गया। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे स्टेम को, बल्कि ऐसा करता हूँ कि डाटा टिप जो है ना वो आपके सामने हर वक्त नज़र आती रहे, आपको थोड़ी सी नई चीज़ भी हो जाएगी। तो मैं इसको डी के इक्वल कर रहा हूँ स्टेम को, और इस डी पे मैं एक डाटा टिप लगा लूँगा ताकि मुझे बार बार जाके वहाँ पे क्लिक ना करना पड़े। तो डी टी इक्वल टू डाटा टिप का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो डी ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टेम हुआ हुआ है, ये जो स्टेम हुआ हुआ है, तो डी ऑब्जेक्ट में क्या किया जाए, उसमें F1 और A1, बल्कि हाँ A कर देते हैं, A पर जो है ना लॉक कर दिया जाए इसे, ठीक है। तो F1 और A पर जो है ना आपको अब नज़र आएगा डाटा टिप नज़र आएगी, राइट। तो अगर आप A नहीं देना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, तो आप ना दें। तो ये देखें ऑलरेडी यहाँ पे डाटा टिप जो है ना वो लगी हुई है, राइट। तो जिस पॉइंट पे आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अगर आप A नहीं देना चाहते या कोई भी F भी नहीं देना चाहते तो उसकी जगह खाली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना अभी ये खाली ब्रैकेट यूज़ की हुई है। तो ऐसा करते हैं कि ये मैंने खाली ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कभी कभार मैं यहाँ पे 2/n नहीं लिखूँगा तो वो कंफ्यूज ना हो कि इसे तो 10 नज़र नहीं आ रहा होगा वहाँ पर तो सिर्फ 500 या कोई बड़ी वैल्यू नज़र आ रही होगी। तो इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड को यहाँ पे छुपा दिया। तो जो 3 पर जो भी एम्पलीट्यूड पड़ा होगा अब वो दिखा देगा, राइट। मतलब 3 मतलब F1 पे जो भी एम्पलीट्यूड पड़ा होगा वो दिखा देगा इस तरह करने से। तो वैसा करते हैं कि क्योंकि ये तो काम हमारा हो गया DFT का, अब हम चलते हैं FFT पे, सॉरी IDFT पे। IDFT के लिए जो है ना हम बिल्कुल उसी तरीके से जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, जस्ट बिल्कुल यही फार्मूला ही है, सब कुछ सारा कुछ यही है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपने क्या करना है कि जो आपका S आया हुआ था यहाँ पे, जो S आया हुआ था ये वाला, मतलब उसकी हाफ लेंथ वाला नहीं, पूरा S विदाउट 2/n, ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है ई पावर पॉजिटिव वर्जन के साथ, ठीक है। ई का जो पॉजिटिव वर्जन है, बेसिस का जो फोरियर बेसिस जो है ना उसका जो पॉजिटिव वर्जन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, एग्जैक्टली सब चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे रखा क्योंकि उतने पॉइंट्स की हम DFT ले रहे हैं, तो लेंथ ऑफ S आ गया, वही चीज़ ही है। तो यहाँ पे मैं S इन कर देता हूँ इसे। तो आउटर यहाँ पे N है और इनर यहाँ पे K है, तो यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे भी N आ जाएगा, यहाँ पे K आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा S इन्फ, ठीक है। तो क्योंकि आपका X इन्फ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि सॉरी X इन नहीं S, और यहाँ पे S इन्फ आएगा। अब S ऑफ K जो आपका यहाँ पर क्या था, DFT था, S जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव वर्जन के साथ। तो पॉजिटिव वर्जन के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, राइट। तो और रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, एस इन, और साथ साथ जो प्लस लगा हुआ है ये क्या है कि हम उसको समीशन भी कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो जब एस इन जैसे ही बन जाएगा आपका, तो आपको फॉर्मूला में ये भी नज़र आ रहा है कि एस जो रिज़ल्ट है वो 1/n के साथ डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/n के साथ इसे डिवाइड भी कर देते हैं, राइट। और उसके बाद फिर इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए मैं यहीं से जो है ना कुछ चीज़ें उठा लेता हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर नहीं आएंगी, लाइक ये हम हटा देते हैं। तो एक्स लेवल पे खैर यहाँ पे टाइम आना चाहिए, अब उसे टाइम, बल्कि मैं ये वाला उठा लेता हूँ क्योंकि अभी हमने प्लॉट करना है। तो एक्स लेवल पे अब क्या आएगा, एक्स लेवल पे अब SINV आएगा, SINV आ गया, और ये टाइम सेकेंड्स एम्पलीट्यूड आ गया, और इनपुट सीक्वेंस जो सीक्वेंस अब रिजल्टेंट जो आया हमारे पास ये आफ्टर IDFT है, सीक्वेंस आफ्टर IDFT, इन्वर्स DFT, राइट। तो देख लेते हैं कि ये सही आता है कि नहीं आता। लेकिन याद रखें कि जो S था यहाँ पर जो हम ले रहे थे S, ठीक है, ये यहाँ पे 2/n से मल्टीप्लाई हो चुका था। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इसको 2/n से मल्टीप्लाई वाला काम इसमें ख़त्म करना है, राइट। मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया ताकि यहाँ पे जो है ना ये ओरिजिनल वर्जन जो कि इसके नतीजे में आया था ये वाला S जाए, राइट। जो DFT के नतीजे में जो S आया था वो यहाँ पर जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे
इसकी चेनिंग ख़त्म कर दी है, राइट। तो जो भी बाकी चेनिंग थी वो मैंने किसी और वेरिएबल में स्टोर की हुई थी, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एस जो है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर पॉजिटिव वर्जन ऑफ बेसिस के साथ। तो अब इसको रन देते हैं, देखते हैं कि दोनों के रिजल्ट्स बराबर आते हैं कि नहीं आते, बराबर आएंगे या नहीं आएंगे ये हम बाद में देखते हैं। तो ये देखें कि जो सीक्वेंस आफ्टर DFT, ये मैंने यहाँ पे 313 यूज़ करना था, मैंने 313 कर लिया। और दूसरा ये कि जब भी आप इन्वर्स DFT लेंगे तो इन्वर्स DFT के केस में जो है ना मैटलैब ये करता है कि एक दफ़ा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो उसका कॉम्प्लेक्स ही रहने देता है अनटिल अनलेस आप उसको रियल खुद ना बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे रियल ले लेता हूँ, उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही उठा लेता हूँ, हालांकि रियल ही होता है लेकिन बस उसके साथ आने ये +0i लिख देता है जिसकी वजह से उसे ये कॉम्प्लेक्स कह रहा होगा, राइट। तो रन देते हैं इसे। तो ये आ गया, ये हमारे पास 3 पे आया। अभी ये जो है सीक्वेंस आफ्टर DFT, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जी, मैंने ये देखें कि 1/n यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन इसको SINV के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, मतलब जो रिज़ल्ट यहाँ से SINV का आया था उसको मैंने 1/n से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है, आप देखते हैं रिज़ल्ट आ चुका होगा मेरे ख्याल से। तो ये देखें कि रिज़ल्ट देखें कि इनपुट सीक्वेंस मैंने ये दिया था, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मैंने DFT के बाद ये निकाला और दोबारा से उसका जब IDFT लिया तो वो कुछ यूँ आया, राइट। तो इस तरीके से आप मैटलैब में रहते हुए इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।